तो मौजू आज का बहुत अहम है जी। तो मौजू जो है, जो अगर हम तब्दील करें ये, तो किस तरह का मुतबादल निज़ाम क्या हो, उसका तरीका कार क्या हो सकता है। तो इस पे आज बहुत अहम ये मौजू है, जिस पे मेरा ख्याल हम में से सबसे ज़्यादा मोहतरम क़य्यूम निज़ामी साहब ने सोचा और कुछ इस तरफ लोगों को मुतहर्रिक करने और जगाने के लिए जागो तहरीक शुरू कर रखी है। इससे ज़्यादा काम ना किया किसी ने। मेरा ख्याल है हम यही कह सकते हैं कि वो इस तब्दीली, बुनियादी तब्दीली जो है मुल्क के निज़ाम में लाने के सिलसिले में सोचने वाले और या कुछ मुतहर्रिक जो है सबसे ज़्यादा शख्सियत हैं, उनकी तरफ से बहुत सारे नारे और बहुत सारी चीज़ें तो सामने आती रही हैं। लेकिन आज मेरा ख्याल है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे पहली बार वो ये बताएंगे कि क्या उनके पेश नज़र है, आउटलाइंस क्या है, क्या मुतबादल निज़ाम हो सकता है सियासी और माशी पाकिस्तान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इलाफ क्लब और बरादर मोहतरम डॉक्टर शफीक जलंधरी साहब का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं पाकिस्तान के सियासी और माशी मुतबादल निज़ाम के ऊपर कोई गुफ्तगू कर सकूं। और मैं जो तमाम दोस्त आज की कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूं और अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार उनसे करता हूं। जब हम बात करते हैं मुतबादल सियासी माशी निज़ाम की, तो पहले हमें ये इत्तफाक कर लेना चाहिए, इत्तफाक नहीं करते तो कसरत राय से ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि वो निज़ाम जो 74 साल से हम चला रहे हैं पाकिस्तान में, सियासी और माशी निज़ाम, वो नाकाम हो चुका है। मेरा अपना ख्याल ये है कि आज अगर रेफरेंडम कराया जाए तो 90% लोग जो हैं वो अपनी बेजारी का इजहार करेंगे मौजूदा निज़ाम से। उसकी वजह यह है कि ये सियासी और माशी निज़ाम ये पाकिस्तानी नहीं है, ये अंग्रेजों का निज़ाम है, जो अंग्रेजों ने अपनी असम्बलियों में मंजूर किया था। इस निज़ाम को हिंदुस्तान की असम्बली में ने भी मंजूर नहीं किया था। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मंजूर करदा ये तमाम निज़ाम है जिससे हम मुल्क को चला रहे हैं। और ये निज़ाम जो है वो चल नहीं पा रहा, लेकिन इसके बावजूद हम उसको चलाई जा रहे हैं। और कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने जो बुनियादी असूल बताए थे हमें सियासी और माशी निज़ाम के, उनसे हमने इनहराफ किया है। और मैं जो तहकीक की बुनियाद पर ये कह सकता हूं कि ये एक साजिश हुई पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ क़याम पाकिस्तान के बाद, कि अंग्रेज़ों ने हमें जुग्राफियाई आज़ादी तो दे दी, मगर अमेरिका, बरतानिया और पाकिस्तान के जो बाअसर तबकात थे, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम इस मुल्क में यही पुराना निज़ाम चलने देंगे और नया निज़ाम नहीं आने देंगे। चुनांचे आज देखें, हैरान कुन बात यह है कि निज़ाम खुद कह रहा है कि मैं नाकाम हो चुका हूं। वो खुद बोल रहा है, रोज उसका मातम हम करते हैं, लेकिन तब्दील करने के लिए हम आमादा नहीं हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि स्टेटस को बड़ा मजबूत हो चुका है। पाकिस्तान के अवाम बड़े मजलूम हैं, मजबूर हैं, बेआवाज हो चुके हैं, उनकी कोई आवाज ही नहीं है। ये चंद खानदान, चंद 100 खानदान हैं जो पाकिस्तान पर रूल कर रहे हैं। पहले अंग्रेज हिंदुस्तान के अवाम को लूटता था,
अब अंग्रेज, अमेरिका, दूसरे मुल्क और पाकिस्तान के बासर तबकात, मुक्तदर अशराफिया, जिनको हुक्मरान अशराफिया भी आप कह सकते हैं, वो लूट मार कर रहे हैं। और आज उसका नतीजा ये निकला है कि ये सियासी इस्तेकाम नहीं हमें दे सका निज़ाम सियासी, और मुआशी निज़ाम हमें मुआशी इस्तेकाम नहीं दे सका। कई वजीर आज़म हम बदल चुके हैं, कोई ताजर भी आए, सनतकार भी आए, जगीरदार भी आए, ब्यूरोक्रेट भी आए, जर्नैल भी आए, मगर ये निज़ाम उसी तरह उसको रखा गया। तो पाकिस्तान जागो तहरीक की एक सोची समझी राय है, ये कोई मेरे अकेले की आवाज नहीं है। ये पाकिस्तान के पढ़े लिखे जो लोग हैं और हमारे बहुत से एजाजी मशीर भी हैं, उनकी ये राय है कि इस निज़ाम को तब्दील करना चाहिए। तब्दील जब तक नहीं करेंगे ये पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। बल्कि कुछ दोस्त तो जो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर इस निज़ाम को, सियासी और माशी को मजीद कुछ अर्सा चलाया गया तो ये निज़ाम खुद रियासत की आज़ादी, सलामती के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है और पाकिस्तान को अंदरूनी खदशात पैदा हो सकते हैं टूटने के। खुदा अल्लाह ना करे कि ये टूटे, ये क़यामत तक मेरी दुआ है कि क़यामत तक सलामत रहे। तो इन बातों की ये स्पष्ट मंजर बयान करने के बाद मैं आपको अब जो हमने एक मुतबादिल निज़ाम का खाका तैयार किया है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और मेरे लिए ये बड़ी ये खुशी की बात है कि इस निज़ाम को ड्राफ्ट करने के लिए, कंसीव करने के लिए, सोच विचार करने के लिए हमारे पाकिस्तान जागो तहरीक के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के रुकन डॉक्टर मोहम्मद सादिक साहब भी आज इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इसका निज़ाम है ये इस्तेसाली है, तबकाती है, खानदानी पार्लिमानी निज़ाम बन चुका है। तहरीके पाकिस्तान के दो बुनियादी असूल थे, तहरीके पाकिस्तान के दो बुनियादी असूल थे जिससे कौमी इत्तेफाक राय हुआ और एक कौम बनी। वो ये था कि समाजी इंसाफ, सोशल जस्टिस, दूसरा था कि मसावी मौके। ये मुतहदा हिंदुस्तान में नहीं मिल सकते थे। तो पाकिस्तान इन दो बुनियादी असूलों के ऊपर कायम किया गया। ये रूह है दोनों असूल, समाजी इंसाफ, मसावी मौके। और कायदे आजम और उलमा इकबाल के दर्जनों हवाले इस सिलसिले में मौजूद हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इत्तफाक करेंगे जो मैं गुजारिश कर रहा हूं। अब बात यह है कि हमने जो नया निज़ाम है उससे हम ये चाहते हैं कि ये माफिया का जो निज़ाम है इसको खत्म किया जाए। ये अंग्रेजों का निज़ाम है, ये पाकिस्तानी निज़ाम नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं कि सियासी निज़ाम जो है उसको पीपल्स पार्लिमानी निज़ाम बनाया जाए। इस पे जरा गौर करें सारे दोस्त। जो मैं ये टर्म इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि पीपल्स पार्लिमानी निज़ाम, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम तो होता ही पीपल्स का है तारीखी तौर पर, मगर अमली तौर पर पाकिस्तान में ये पीपल्स पार्लिमानी निज़ाम नहीं है। ये शख्सी है, खानदानी है, तबकाती है, चंद खानदानों का निज़ाम बन के रह गया है। इसलिए हमें जरूरत है कि इसको पीपल्स पार्लिमानी निज़ाम बनाए। मैं सदारती निज़ाम नहीं कहता, क्योंकि जब हम सदारती निज़ाम की बात करते हैं तो ये शोर बर्पा कर देते हैं जो स्टेटस को के हामी है। वो जी ये तो फौज का निज़ाम है, और ये तो अयूब खान का निज़ाम है, ये मुशर्रफ का निज़ाम है, ये ज़िया उल हक का निज़ाम है। हालांकि सदारती निज़ाम वो आमराना थे, वो सदारती नहीं थे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं, कुछ दोस्त समझते हैं कि बजाय इसके कि हम सदारती निज़ाम कहें, हम इसको कहते हैं पीपल्स पार्लिमानी निज़ाम। और हम ये मुतालबा करते हैं कि वजीर आजम का इंतखाब बराह रास्त किया जाए, अवाम उसको बराह रास्त इलेक्ट करें और वो असम्बली के बजाय अवाम को जवाबदेह हो डायरेक्ट, और उसे इख्तियार हो कि वो 20-25
अहल और दयानतदार टेक्नोक्रेट हों या दूसरे हों, उन पर 20-25 वजीरों की एक हुकूमत बनाए, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो मकरूज है, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ये जो मौजूदा इतने 70-80 लोगों की ये वफाकी कबीना बनी हुई है। कायद आज़म ने जो पहली वफाकी कबीना बनाई थी, मशरकी पाकिस्तान भी हमारे साथ था, 10 लोगों पे मुश्तमिल थे और वो भी मेरिट पे आए थे, बड़े आला लीडर थे वो। तो इसलिए वजीर आजम को डायरेक्ट ताकि आजाद कराया जा सके हॉर्स ट्रेडिंग से, ब्लैकमेलिंग से वजीर आजम, जिसका हाल ही में आपने एक मुजाहरा देखा है अमली, जहांगीर तरीन, उसने 30 MPA खरीद लिए, 10 MLA खरीद लिए और हुकूमत को झुकने पे मजबूर कर दिया। ये वो लोग हैं जो अदालतों को मजबूर कर देते हैं, कौमी रियासती अदारे इनके सामने मजबूर और बेबस हो जाते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि अगर मुल्क की तकदीर बदलनी है, अगर अवाम की तकदीर बदलनी है, अगर हमने अपने बच्चों को, अपने नवासों को, पोतों को और अपने आने वाली नस्लों को एक अच्छा बेहतर पाकिस्तान देना है, मुस्तहकम पाकिस्तान देना है, मजबूत पाकिस्तान देना है, महफूज पाकिस्तान देना है, तो हमें मौजूदा सियासी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम को तब्दील करना होगा, वजीर आजम को डायरेक्ट इलेक्ट करना होगा। और ये जो मुद्दत है, इस पर काफी इत्तफाक राय पहले पैदा हो चुका है कि ये 4 साल की होनी चाहिए हुकूमत की मुद्दत, 5 साल बहुत ज्यादा है। जब 2 साल की मुद्दत गुजर जाए तो कौमी असम्बली और सेनेट, वो दोनों की अगर 2/3 अक्सरियत ये कहे कि वजीर आजम को अवाम से इत्मीनान का वोट लेना चाहिए, तो वो आईनी रेफरेंडम कराए। आईनी रेफरेंडम में अगर उसे अवाम इत्मीनान का वोट दे दें तो वो हुकूमत जारी रखे, अगर ना दे तो मिड टर्म इंतखाबात कराए जाए। आई होप के मेरी बात जो है वो समझ आ रही है, कोशिश मैं कर रहा हूं कि मेरी बात जो है वो समझ आए कि मैं ये कह रहा हूं कि वजीर आजम को आजाद कर दो, लेकिन एक चेक उसके ऊपर रखो पार्लियामेंट का, ताकि वो आमर ना बन सके। उसको पता हो कि पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से मुझे वापस अवाम के पास भेज सकती है और मुझे फिर एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। जो वजीर आजम है, जब वो इलेक्ट होगा तो उसको हर सूबे से 5% वोट लेना लाजम होगा, ताकि एक सूबे की हुकूमत ना हो, पूरे पाकिस्तान का वो वजीर आजम हो, सिर्फ एक सूबे का ना हो। और इंतजामी बुनियादों पर नए सूबे बनाए जाएं, ताकि गवर्नेंस जो है वो मेयारी भी हो, आसान भी हो। जितने बड़े सूबे होते हैं गवर्नेंस मुश्किल हो जाती है, तो नए सूबे बनाए जाएं। और ये जो तासर है एक बड़े सूबे की बालादस्ती का, उसको भी खत्म किया जाए। नए सूबे बनाने से बहुत से मुल्कों ने मिसालें मौजूद है, हम क्यों नहीं बनाते? जो काम करने वाले हैं वो काम हम करते नहीं है और कहते हैं जी आगे बढ़े, तो आगे नहीं बढ़ सकते। अब मैं आता हूं कि ये जो इंतखाबात हैं, इसमें आप सब इत्तेफाक करेंगे, 2 राय नहीं है कि इनमें सिर्फ करोड़पति लोग जो है वो इंतखाब लड़ सकते हैं। कोई पढ़ा लिखा मुतवस्सित तबके का बंदा इंतखाब में सोच भी नहीं सकता वो हिस्सा लेने। जितने दोस्त मेरी बात सुन रहे हैं या कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, आप चाहे कितने भी लायक हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, अगर आपके पास 20-25 करोड़ रुपया नहीं है तो आप सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और ये फिर उसके बाद करते क्या है कि हॉर्स ट्रेडिंग भी करते हैं, फिर ये ब्लैकमेलिंग भी करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी के ऊपर इंतखाबात कराए जाएं। अवाम जो है वो डायरेक्ट पार्टियों को और मंशूर को वोट दें, इलेक्टेबल्स को निकाल दें इसमें से। इलेक्टेबल्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपको मालूम है, मैं क्या बताऊं आपको, कि वही वजीर जो जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में थे, वो बाद में जरदारी की हुकूमत में भी शामिल हो गया, नून लीग में भी शामिल हो गया और अब वो तहरीक इंसाफ में भी शामिल है। खानदान वही है 100-200। तो उनकी अगर बालादस्ती को आपने खत्म करना है और इसको अवामी पार्लिमानी निज़ाम, पीपल्स पार्लिमानी निज़ाम बनाना है, तो मुतनासिब नुमाइंदगी की तरफ हमें जाना पड़ेगा।
उसके अलावा और कोई चाराकार नहीं है। मुतनासिब नुमाइंदगी में ये होता है कि कोई वोट जाया नहीं जाता और नादरा के पास रजिस्टर्ड वोटों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। उस रिकॉर्ड की रोशनी में कोटा मुकर्रर किया जाए कि मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए, जो मुतनासिब नुमाइंदगी कोई नई बात नहीं है। सेनेट जो है वो मुतनासिब नुमाइंदगी से इलेक्ट होती है, सेनेट, और ख्वातीन की जो खुसूसी नशिस्तें हैं वो भी मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए होती है। तो बाकी भी कर लो, बाकी की क्या प्रॉब्लम है फिर? ऑलरेडी मुतनासिब नुमाइंदगी पे आप इंतखाबात आधा करा रहे हो तो आधे सीटों को बाकी भी करा लो। और जितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, प्रोफेसर हैं, सहाफी हैं, रजिस्टर्ड वोटर में से उनका उतना कोटा मुकर्रर करो ना, ताकि असम्बली आपको नजर आए पूरे पाकिस्तान की, पूरे तबकात की, सिर्फ जगीरदार नजर ना आए, उसमें सरमायादार नजर ना आए, बल्कि हर तबका फिक्र के लोग वहां मौजूद हों। वो एहसास महरूमी खत्म होगी। लोग जो हैं वो इलेक्टेबल की ब्लैकमेलिंग और हार्ड शेडिंग से खत्म हो जाएगी। मुसावी तरक्की के इम्कानात पैदा होंगे, सरमाए का असर और रसूख कम होगा, रवायती खानदानों की बालादस्ती खत्म हो जाएगी। कायदे आजम और अल्लामा इकबाल के तस्वर के मुताबिक अशराफिया की बजाय समाजी जमहूरियत वजूद में आएगी। अल्लामा इकबाल ने सोशल डेमोक्रेसी कहा था, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी कहा था, कायदे आजम ने सोशल डेमोक्रेसी कहा था, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी कहा था। तो वो वजूद में आ जाएगी मुतनासिब नुमाइंदगी से। और आइन के, ये सुनने वाली बात है आगे डॉक्टर शफीक जलीली साहब के, आइन के आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अराकीन की अहलियत, दयानत और शोहरत जांचने के लिए गैर जानबदार, आजाद, खुद मुख्तार कमीशन तश्कील दिया जाए जो उम्मीदवारों की स्क्रूटनी करे, ताकि कोई चोर, कोई डाकू, कोई लुटेरा, कोई जाली डिग्री होल्डर को ये ना आ सके। क्योंकि हमने तमाम 22 करोड़ अवाम की एटमी रियासत उनके सुपुर्द करनी होती है, तो उनकी स्क्रीनिंग बड़ी जरूरी है, और वो स्क्रीनिंग सिवाय एक इंडिपेंडेंट कमीशन के और कोई नहीं कर सकता। अब इसके बाद मैं आता हूं जनाब, ये तो था मुतनासिब नुमाइंदगी। इसके बाद आता हूं बल्दियाती इंतखाबात और मुकामी हुकूमतें। आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे कि हमारे अफसोस की बात है कि सियासी जमहूरी जमातें मुकामी इंतखाबात नहीं करती और इसको जमहूरी कहते हैं। दुनिया का कोई जमहूरी निज़ाम ऐसा नहीं है कि जिसमें मुकामी हुकूमत ना हो और उसको जमहूरी कहा जाए। ये शर्म की बात है। जमहूरियत जो होती है वो ग्रास रूट लेवल पे पहले आती है, नीचे से ऊपर आती है। ये ऊपर से शुरू करते हैं और नीचे आके उसको खत्म कर देते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोकल बॉडीज को, इंतखाबात को और मुकामी हुकूमत को आइन में तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। जिस तरह आइन में सेनेट के इंतखाबात को, कौमी असम्बली के इंतखाबात को, सूबाई असम्बली के इंतखाबात को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, शेड्यूल कर शामिल है, उनके चैप्टर शामिल है। मुकामी हुकूमतों का कोई आइन में चैप्टर नहीं है। हम कहते हैं कि उनको गारंटी करने के लिए आइन में चैप्टर एक लोकल बॉडीज के इंतखाबात और मुकामी हुकूमतों का शामिल किया जाए, और जो लोकल बॉडीज के इंतखाबात हैं वो सूबाई इंतखाबात और कौमी असम्बली के इंतखाबात के साथ कराए जाए, इकट्ठे कराए जाए, ताकि कोई जो आने वाला हुक्मरान है वो उनको ताकीर ना कर सके उनमें। और एक जिला की सतह पर भी गैर जानबदार कमीशन मुकर्रर किया जाए जो लोकल बॉडीज के जो उम्मीदवार हैं उनकी स्क्रूटनी करे, ताकि वहां भी लोग जो हैं, ये नहीं है कि कोई डेरा चला रहा है, कोई अफीम का काम कर रहा है, कोई कब्जा किया हुआ किसी ने, मुजरमीन ना आ सके। आइन के आर्टिकल 62, 63 उन पर स्ट्रिक्टली लागू किया जाए। और उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि शोहरत जांचनी होती है हमेशा सियासत में, कि ये मोहल्ले में इसकी शोहरत क्या है, इंतखाबी हल्के में शोहरत क्या है। ये शोहरत को देखते नहीं, ये कहते जी इसके बच्चे तो हैं, केस भी चल रहा है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, कौमी मालियाती कमीशन
की तरह सूबाई मालियाती कमीशन बनाया जाए जो मुकामी हुकूमतों को आइन के मुताबिक इख्तियारात माली भी, इंतजामी भी, सियासी भी मुंतकिल करे। जो अथॉरिटी या हुक्मरान लोकल बॉडीज के इंतखाबात को मुअत्तल कर दे या इल्तवा में डाल दे तो उसके ऊपर आर्टिकल 6 लागू किया जाए, क्योंकि आर्टिकल 6 यही है कि किसी को ये इजाजत नहीं है कि वो आइन को तोड़े या मुअत्तल करे या इल्तवा में रखे या वो करे, कुछ करे। तो ये उस अथॉरिटी के ऊपर लगाया जाए जो मुकामी इंतखाबात ना कराए, क्योंकि इस तरह के ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ते हैं। गैर मामूली हालात में गैर मामूली इकदाम करने पड़ते हैं, फिर ही बुराने से कौमें बाहर निकलती हैं। हम कहते हैं जी कि जो यूनियन काउंसिल है उसको मुकामी यूनिट करार दिया जाए। यूनियन काउंसिल को हर यूनियन काउंसिल में एक जज बिठाया जाए जो फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम कर सके लोगों को। लोग जाएं उसके पास, अपना मुकदमा पेश करें और इंसाफ लें। हर यूनियन काउंसिल में एक बेहतरीन स्कूल, बेहतरीन अस्पताल कायम किया जाए। हर यूनियन काउंसिल में एक हुनर सेंटर ताकि नौजवान जो गरीब हैं वो हुनर सीख कर कुछ रोजगार के मौके हासिल कर सके। और ये जो बकारी बना रहे हैं हम वजीफे दे के, ये एहसास प्रोग्राम, बेनजीर प्रोग्राम, 74 साल से हमने उनको बकारी बना के रखा हुआ है। उनके अपने पांव पे खड़े करें, उनको हुनर सिखाएं। चीन की तरक्की का राज ये ह्यूमन रिसोर्स है। उन्होंने अपने अवाम को हुनर सिखा दिया सबको, आज वो कहां पहुंच गया। तो हमें, हमारे नौजवान जो हैं वो ऐसे ही फिर रहे हैं, उनके पास कोई हुनर ही नहीं है। अब इसके बाद मैं आ रहा हूं जी सियासी जमातें जो हैं, सियासी जमातें, उनका आप इत्तेफाक करेंगे, ये तो बातें ऐसी हैं, मुत्तफिका बातें, इसमें तो कोई इख्तलाफ है ही नहीं कि सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत ही नहीं है और कहती हैं हम जमहूरियत की कायल है। यानी उनकी, मैं तो 40 साल मैंने सियासत की अमली, उनके अंदर कोई जमहूरियत नहीं है, शख्सियत प्रस्ती है, मौरूसियत है। तो इसलिए ये रवायती सियासत को, खानदानी सियासत को खत्म करने के लिए लाजम है कि इंश्योर किया जाए आइन के अंदर के सियासी जमातों के इंतखाबात मीडिया के सामने साफ शफाफ अंदाज में होंगे और इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। और हर जमात के 5000 कारकुनों, 5000 रजिस्टर्ड कारकुनों को ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो यूनियन काउंसिल से लेके मरकज तक जितने भी ओहदेदार हैं उनको मुंतखब करें। उनका तरीका कारवजा किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आजाद कराया जाए। ये एक मजाक है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और जो वजीर आजम मिलकर वो अपनी मर्जी के कर लेते हैं, बंदे लगा देते हैं। वो मुकम्मल तौर पर वो गैर जानबदार होने चाहिए और वो अवाम का इंटरेस्ट देखे, रियासत का, पार्टियों का ना देखे। उनको खुद मुख्तार बनाया जाए आईनी तौर पर और सियासी मुदाखलत मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाए। हम ये राय दे रहे हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये इसको जितने भी इलेक्शन कमिश्नर है या उसके अराकीन हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सूबाई हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस मिलके करें। ये तजवीज है, किसी ने तो करना है ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 4 जो हैं मेंबर्स, तो वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस आपस में मीटिंग करें। मीटिंग करके तो वो इलेक्शन कमीशन बनाया इंडिपेंडेंट। हाँ जी, अदालती निजाम हमारा जो है वो दुनिया का नाकाम तरीन साबित हो चुका है। वाह। और दुनिया की जो रेटिंग है उसमें इतना नीचे चला गया है ये अदालती निजाम। इसके बारे में तो क्या कहें। ये निजाम तो जिस मुल्क में 30 लाख जो है केस वो अदालतों में पड़े हों, तो ये अदालती निजाम नाकाम हो चुका है। उसकी वजह क्या है कि ये जो जज बनते हैं इसमें सियासी मुदाखलत होती है और वो चूंकि वो खानदान जो हैं वो अपने भतीजों को, भाइयों को, कजन्स को, रिश्तेदारों को, उनको सबको वो लेके आ रहे हैं। जज मेरिट पे नहीं आ रहे। इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि एक बरतानिया की तरह गैर जानबदार खुद मुख्तार एक कमीशन बनाएं जो लोअर कोर्ट्स के जज हैं उनकी कारकर्दगी देखे, जांचे, टेस्ट लेना है टेस्ट ले, इंटरव्यू लेना है इंटरव्यू ले और फिर उनको वो बनाए जज। और हर जज पर पाबंदी हो, ये हर जज पर पाबंदी हो
कि उसने सिविल मुकदमात 3 महीने में और फौजदारी मुकदमात 6 महीने में फैसला करना है। और ये फैसला जस्टिस साकिब निसार अपने एक फैसले में दे चुके हैं। ये ऑलरेडी अदालत का पहले ही फैसला आ चुका है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। ये जजों की जो 3 महीने की छुट्टियां हैं, ये अंग्रेज दौर की पैदावार हैं, अंग्रेज दौर में मिलती थी, क्योंकि उस वक्त गर्मी बड़ी होती थी, अंग्रेजों को गर्मी लगती थी, वो 3 महीने अपने लंदन चले जाते थे। तो अब ये इंतहाई अफसोसनाक रवैया है कि सबसे ज्यादा तनख्वाहें जजों की हैं पाकिस्तान में दुनिया के मुकाबले में, तो उनको 3 महीने की बजाय सिर्फ 1 महीने की छुट्टी दी जाए और अदालतों में डबल शिफ्ट की जाए, ताकि जो हमारे 30 लाख मुकदमे हैं वो खत्म हो, लोग बेचारे अजियत का शिकार हैं अवाम। ये मैं सियासी निज़ाम बता दिया। अब मुआशी निज़ाम की तरफ मैं आ रहा हूं कि पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इसके नतीजे में माफियाज और अजादार पैदा हुए हैं। अमीर और गरीब के दरमियान फर्क रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। कर्जे तशवीशनाक हद तक बढ़ चुके हैं। करप्शन अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि गरीब अवाम टैक्स देते हैं और अशराफिया इन टैक्सों से ऐश और इशरत की जिंदगी बसर करती है, जबकि अवाम को उनके बुनियादी हकूक से महरूम कर दिया गया है। मुआशी निज़ाम को इस्तेसाल से पाक समाजी इंसाफ के असूलों के मुताबिक तश्कील देने के लिए कायदे-आज़म और उलमा इकबाल के तसव्वुरात और नजरियात के मुताबिक मुरतब किया जाए और ट्रिकल डाउन की बजाय बॉटम अप की पॉलिसी पर अमल किया जाए। ये नहीं कि जी ऊपर से पहले ट्रिकल डाउन होगा। हमने देखा है शौकत अजीज कहता था ट्रिकल डाउन, वो खुद ही ट्रिकल आउट हो गया। तो सरमाया ट्रिकल आउट हो रहा है, ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा। इसलिए मुआशी पॉलिसियां वो हों जो नीचे से लोगों को ऊपर उठाएं, नीचे इन्वेस्टमेंट करें, अवाम के अंदर ज्यादा घरेलू सनतें वगैरह करके इस तरह की चीजें, और जरी इस्लाहात की जाएं और जरी अराजी की हद फी खानदान 50 एकड़ मुकर्रर की जाए। जरी आमदन पर टैक्स आयद किया जाए और ये वादा कायदे आज़म ने 1946 के इंतखाबात में किया था अवाम से, जो आज तक नहीं मिला लोगों को। जरी अराजी आपकी खत्म हो रही है, फूड सिक्योरिटी नहीं रहेगी, कैद पड़ जाएगा खुदा न खास्ता। जिस तरीके से ये घर बन रहे हैं बड़े बड़े, पाबंदी लगाई जाए, एक कनाल से ज्यादा घर नहीं बनेगा और फ्लैट सिस्टम को रवाज दिया जाए। ज़राअत और सनत पर तवज्जो दी जाए। पाकिस्तान को सार्फिन की मंडी बनाने की बजाय पैदावार करने वाला मुल्क बनाया जाए। देहातों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। चीन ने तरक्की की है, पहले देहातों ने तरक्की की है, फिर शहरों ने की है। ये बात मुझे सरताज अजीज साहब ने, जिन्होंने पीएचडी की हुई है चाइना के निज़ाम के बारे में, उन्होंने मुझे बताई, किताब भी उन्होंने लिखी है। शहरों पर आबादी का जो वो दबाव है वो भी खत्म होगा देहातों में इन्वेस्टमेंट करने से। जखीरा अंदोजी, नजायज मुनाफाखोरी, महंगाई की बड़ी वजूहात हैं जिनको कंट्रोल करके महंगाई कम की जा सकती है। दवाइयों की होशरबा कीमतों में कमी लाने के लिए जेनरिक स्कीम जारी की जाए। ये जो मुख्तलिफ ब्रांड नेम है ये बेड़ागर कर रहे हैं, तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अब मैं आ रहा हूं जी ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि कोई मुल्क भी ब्यूरोक्रेसी के बगैर नहीं चल सकता। कायदे आज़म के तसव्वुरात के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी को हाकम नहीं बल्कि अवाम का खादम बनाया जाए। वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया जाए। सरकारी मुलाजमीन को बड़े घर और कारें देने की बजाय उनको रेंट और ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाए। कोई सरकारी अफसर सरकारी फाइल एक हफ्ते से ज्यादा अपने पास ना रख सके। हर महकमे का इंचार्ज अफसर महीने में एक बार अवाम के मसाइल सुनने और हल करने के लिए एक खुली कचहरी लगाए। पाकिस्तान के तमाम बुनियादी मसाइल का तल्लुक गवर्नेंस से है। गुड गवर्नेंस के लिए लाजम है कि सरकारी मुलाजमीन को मेरिट और सिर्फ मेरिट पर तैनात किया जाए। गैर मामूली कौमी अखराजात कम करने के लिए, अब अखराजात बहुत ज्यादा हैं, खसारे का बजट हर साल पेश होता है, तो हम ये तजवीज पेश कर रहे हैं कि हुकूमत का साइज बहुत बड़ा है, उसको कम किया जाए। और इसी तरह अगर ये देखा जाए कि क्या फौज का साइज दफाई जरूरतों से ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा है तो उसका साइज भी कम किया जाए और रिजर्व फौज तैयार की जाए नौजवानों की, जिस तरह मुख्तलिफ मुल्कों में उन्होंने की हुई है कि हंगामी तौर पर वो बुला सकते हैं, ताकि ये अखराजात जो हैं ये कम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा।
वरना कर्जों की दलदल में हम फंसते चले जाएंगे। किसी सरकारी अफसर को या सेनेट असेंबलियों के अरकान, वजीर आजम, सदर, वजीर, जज, जर्नैल को टैक्स की छूट और बिजली, गैस, पेट्रोल, टेलीफोन की मुफ्त सहूलतें न दी जाएं, यह अयाशी है। अब हम ये कह रहे हैं जी पुलिस का जो इंतजाम है ये बुनियादी अहमियत का अमल होता है। आप कोई दुनिया का मुल्क नहीं दिखा सकते जहां पुलिस अच्छी ना हो और वहां पर अमन व मान हो या जराइम वहां पर हो रहे हो। अच्छी पुलिस जो है वो ही जराइम को खत्म कर सकती है। अवाम और पुलिस के दरमियान जो एतमाद का बहरान है उसको खत्म करने की जरूरत है। वो एक ही सूरत है उसकी कि मेरिट पर भर्तियां की जाएं, पुलिस को आजाद और खुद मुख्तार बनाया जाए, लॉ एंड जस्टिस कमीशन की पुलिस सिफारिशात को नाफिज किया जाए। ये जो है कमीशन, इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 10 आईजी, 5 सर्विंग, 5 रिटायर्ड वो शामिल थे। उन्होंने सिफारिशात मुरतब की हुई हैं और हुकूमतें उनको नाफिज नहीं करती। भाई क्यों नहीं करती? वो अवाम के मुफाद में है, उनको आप करें। थाना कल्चर के खात्मे के लिए थानों को सियासी मुदाखलत के बगैर आइन और कानून के मुताबिक चलाने के लिए मुतलका इलाके के गैर जानबदार अहल और नेक नाम अफराद पर मुश्तमिल मॉनिटरिंग कमेटियां तश्कील दी जाएं जो पुलिस के ऊपर चेक रखे थाने के ऊपर क्या हो रहा है। ये अवाम का हक है, ये उनको दिया जाए। आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान के तमाम शहरी बिला तफरीक बिला इम्तियाज कानून के सामने जवाबदेह हों। जो भी कानून शिकनी करे उसको सजा दी जाए। पाकिस्तान का यकसा तालीमी निसाब बनाया जाए ताकि एक कौम वजूद में आए। हम इतने मुनकसिम हो चुके हैं, इतने कमजोर हो चुके हैं, अवाम और मुनकसिम हो चुके हैं कि ये खतरा है खुदा न खास्ता कि ये फिर कबायली दौर ही ना वापस आ जाए, कबीलों में ना बढ़ जाए हम। ये मुल्क जो है अंदर से खुदा न खास्ता इसको नुकसान ना पहुंचे। कौमी जुबान उर्दू को आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अदालतों में, सरकारी दफ्तरों में, इम्तिहानात में, मीडियम ऑफ एजुकेशन में लगाया जाए। कोई कौम अपनी जुबान के बगैर तरक्की अगर कोई करती है की या किसी ने तो बताया जाए। अंग्रेजी को लाजमी मजमून के तौर पे पढ़ाया जाए। उसको 74 साल से हमने सरकारी जुबान बनाया हुआ है, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को समझ ही नहीं आती। अपना पैगाम ही वो आगे नहीं पहुंचा सकते, ना पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं। मुफ्त लाजमी और मेयारी तालीम जो है वो कायदे आज़म ने कहा था और हमारा आइन भी कहता है, उस पर अमल किया जाए। आजाद गैर जानबदार खुद मुख्तार नैब बनाया जाए जिसमें जज भी पेश हो, जर्नैल भी पेश हो, ब्यूरोक्रेट भी हो, सियासतदान भी, सारे पेश हो और इंतखाब हो उनका कड़ा, बिला इम्तियाज, यकसा, कोई फराट ना करें अवाम के साथ जैसे आजकल हो रहा है। आबादी में इजाफा तशवीशनाक हद तक बढ़ रहा है, बांग्लादेश के मॉडल पर अमल किया जाए। फिरका वारियत, अब मेरी 2 मिनट में बाद में खत्म कर रहा हूँ। फिरका वारियत, शिदत पसंदी के खात्मे के लिए तहम्मुल, बर्दाश्त, रवादारी और मजहबी अमांगी के बारे में कुरान की बुनियादी समाजी तालीमात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को यकसा निसाब का हिस्सा बनाया जाए। फिरका वारियत और शिदत पसंदी में मुलव्वस होने वाले अफराद को सख्त सजाएं दी जाएं। ये तो एक मेरी बात मुकम्मल हुई, लेकिन हम एक अवामी आईनी तरमीम भी पेश कर रहे हैं पाकिस्तान जागो तहरीक की तरफ से। उसकी मैं 2-3 चीजें मैं आपको एक सिर्फ वो पूरी नहीं मैं बात करता, मगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्यों कर रहे हैं। अवाम के बुनियादी हकूक को गुज़श्ता 48 सालों से मशरूत और पाबंद रखा गया है। आप हैरान होंगे कि ये क्या बात हुई, यानी 48 सालों से बुनियादी हकूक मशरूत हैं, पाबंद हैं, आजाद नहीं। ये हैरान कुल बात है। आप देखें जरा आइन आर्टिकल नंबर 38 शहरियों को रोटी, रोजगार, रिहाइश और तालीम व सेहत की जमानत देता है और सोशल सिक्योरिटी की जमानत देता है, जबकि आइन का आर्टिकल नंबर 30 और आर्टिकल नंबर 29 इन बुनियादी हकूक की फराहमी में रुकावट हैं। उनके यकीनी तहफ़्फ़ुज़ और नफाज के लिए जागो तहरीक एक अवामी आइनी तरमीम का बिल पार्लियामेंट में और अवाम के सामने पेश करेगी। मकसद यह है कि ये जो बुनियादी हकूक हैं इन पे पाबंदी है कि जी हुकूमत के पास वसाइल होंगे तो वो देगी, और दूसरी पाबंदी यह है कि ये अदालतों में नहीं जा सकते इस आर्टिकल के खिलाफ। इसको जरा समझिए आप दोस्त, अगर कोई वकील है तो आप 38 भी पढ़ें, 30 भी पढ़ें, 29 भी पढ़ें आर्टिकल, बात आपको वाज़ेह हो जाएगी कि मैं हैरान कौन बात है कि ना वकील बोलते हैं, ना जज बोलते हैं, ना साफी बोलते हैं इस बात पे,
और ना कोई और बोलता है, ना दानश्वर बोलते हैं कि भाई ये हुकूक तो क्या दिए आपने जब आपने उनको पाबंद रखा हुआ है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने मेरी बातों को बड़े सब्र से सुना। अब अगर कोई सवाल जवाब है तो वो मैं आपके साथ हूँ 7:15 तक, आप कर थैंक यू लीजिए। मैं रामी साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत साफ साफ अल्फाज में, इससे इख्तलाफात वाली चीज़ों से बात हम में से लोगों को हो सकता है, लेकिन आपने बहुत वाज़ेह दो दो तरीके से बातें की हैं। और मैं समझता हूँ जैसे आपने कहा कि कम से कम 90% लोग निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल गला 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 सड़ा ये जैसे कहते हैं निज़ाम है। और इससे मसाइल हैं, इसमें इक़्तिसादियात मईशत जो है तबाह हो चुकी है, और चंद लोगों की आसाइश के अलावा बाकी सारे लोग परेशान हाल और नाउम्मीद हैं। और मुस्तकबिल के रोशन होने और हमारी आइंदा नस्लों के एक लिए अच्छे पाकिस्तान और अच्छे हालात की कोई किसी तरह की तवक्को नजर नहीं आ रही। तो ये इसमें बहुत सारी मुल्क में ऐसी तंजीमें अदारे हैं जो तब्दीली चाहते हैं इस निज़ाम में, और बुनियादी तब्दीली, बहुत बड़ी तब्दीली चाहते हैं। तो उनसे बगैर इसी सिस्टम में ये सारे मसाइल हल नहीं हो सकते। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं अमेरिका से नाइला कासम को कहूँगा कि वो कोई सवाल हो या अपने कमेंट मुख्तरन। जी, बहुत अच्छी प्रपोजल्स हैं, लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। वो ये कि इन्होंने प्रपोज किया है कि मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं 2 साल के बाद, वो एक चेक है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। जी जी, इसका मतलब है कि 2 साल के लिए वो एक अथॉरिटेरियन या डिक्टेटोरियल सिस्टम जो है वो चला रहा होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। और दूसरा ये कि पार्लियामेंटेरियंस का फिर रोल क्या है? हाँ, वो मिस करके मैं उनका क्या रोल है? जी, एक सेकंड में और थोड़ा सा अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर हाँ, आपने बजा फरमाया। एक तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, बिल्कुल बजा फरमाया, वो मैं भूल गया कहना कि वो हर दुनिया की पार्लियामेंट का काम कानून साजी, आइन साजी, कानून साजी होता है, वो कवानीन बनाती है। उनका कोई इख्तियार नहीं होता तरक्याती फंड लेके वो फिरते रहे और गलियां नालियां बनाए, वो नहीं कर सकते। ये उनका काम वो जो है वो ही करें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। वो ये क्यों अपना उसके अलावा क्यों काम करें, वो सिर्फ कानून साजी करें। और ये मुख्तलिफ मुल्कों में ये तजर्बात हो रहे हैं कि उन्होंने एक आजाद रखा है प्रेसिडेंट, फ्रांस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसी तरीके पे चल रहा है और बड़ा कामयाब जा रहा है। तो ये देखे ना, हालात देखें। और फिर ये है कि आप मुतराफ से नुमाइंदगी को भी ज़हन इस साथ जोड़े ना। ये लोग, इन लोगों को भूल जाएं, ये मौजूदा लोग, वो मुतराफ से नुमाइंदगी बड़े अच्छे लोग आ रहे होंगे। वो 2/3 मेजॉरिटी बनेगी उस वक्त जब वाकई उसकी जरूरत होगी। ऐसे नहीं बन सकती। 2/3 मेजॉरिटी इंतहाई मुश्किल काम है। कानून साजी पार्लियामेंटेरियंस करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास क्या कोई वीटो पावर होगी? नहीं, वो तो अवाम का इलेक्टेड होता है ना, उसको नहीं, अवाम को जवाब दे, अवाम को इलेक्टेड है वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। उसको इनडायरेक्ट जो उसको इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंटेरियन, पता नहीं मुख्तलिफ जगह से, वो तो अवाम ने उसको, वो तो बड़ा पावरफुल होता है जो अवाम का डायरेक्ट इलेक्टेड होता है वज़ीर आज़म। लेकिन जी उसमें आइन में हमने तरमीम करनी है ना जी, आइन में रेफरेंडम की बात की थी, रेफरेंडम। और एक सवाल मेरा क्वेश्चन ये है कि एक सवाल जो दिलों में पैदा होता है कि ये सब कुछ करेगा कौन, ये सब कुछ करेगा कौन? हम कहते हैं कि ये अवाम को, हमारा काम है दानिश्वरों का, सहाफियों का, पढ़े लिखे लोगों का, प्रिंसिपल हैं, रिटायर्ड उस्ताद असातिज़ा हैं, जितने भी हैं बाशोर लोग हैं, वो अवाम को बेदार और बाशोर करें पूरे पाकिस्तान में, ताकि उनकी एक कुव्वत बने, मुनज़्ज़म कुव्वत। और फिर वो इस मौजूदा निज़ाम, ये पहले गला सड़ा है, कमजोर है, ये गिर जाएगा अवाम की ताकत से इंशाल्लाह, और मुल्क जो है ना वो बेहतरी की तरफ चलेगा। इसको आप आइसोलेट ना करें पूरे मेरे जो निज़ाम से ना, जो हमारा आइसोलेट करके देखेंगे तो आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नजर आएगा। इसको पूरी प्रपोजल के साथ चलाएं ना, उसको लोकल बॉडीज का भी देखें, फिर उसके बाद मुतरासिर नुमाइंदगी का देखें, फिर उसके बाद जो हमने स्क्रूटिनी रखी है वो देखें कि कितने अच्छे लोग मुहिब्बुल वतन, पढ़े लिखे, ईमानदार, अच्छी शोहरत वाले आए होंगे। वो कभी भी ब्लैकमेल नहीं करेंगे, ना हार्ट स्ट्रेडिंग करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन सॉरी जी, एक शख्स की सवाबदीद पे तो नहीं छोड़ा जा सकता ना 2 साल के लिए मुल्क को। मुझे कोई एक और प्रोसेस भी डेवलप करना पड़ेगा ना अकाउंटेबिलिटी का।
नहीं, वो तो मैंने नैब कहा है कि वो इंडिपेंडेंट हो, सबका करे, जी। वो सबका करे ना। जी खलीफा साहब, खलीफा जियाउद्दीन साहब, मुझे ये चेक करने हैं। आप मेहरबानी करें, इस पूरे सिस्टम को एक नजर से देखें, फिर सवाल करें। अगर आप सिस्टम से अलग करके किसी जगह को करेंगे वो कंफ्यूजन होगा, उसका फायदा नहीं। जी, सही बात। खलीफा जियाउद्दीन साहब। जी हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो निजामी साहब से पूछना चाहूंगा कि इस पूरे सिस्टम को किसके आगे पेश करें हम, कौन सी ऐसी अथॉरिटी होगी जो इसको ना, ना, ना। इम्प्लीमेंट करेगी? ये स्टेटस को के सारे अदारे हम ही हैं, सारे तबकात, बड़े बड़े लोग जो है सारे स्टेटस को प्रिजर्व करेंगे, रजिस्ट करेंगे। एक ही ताकत नहीं, है तो जिसने इंसानी तारीख में हमेशा ताकत अपनी साबित की है, वो अवाम की ताकत है, अवाम की कुव्वत है। पाकिस्तान जागो तहरीक अवाम को बेदार बाशऊर कर रही है कि भाई तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम जागोगे नहीं, बेदार नहीं होगे, शऊर नहीं आएगा। शऊर की दौलत ऐसी दौलत है वो छीन नहीं सकता, और इन्होंने अवाम को बेशऊर रखा है। अवाम को नरों में वो आया जी गया, जिंदाबाद मुर्दाबाद, आया शेर आया, एक जरदारी सब पे भारी, वो आया खिलाड़ी। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये नारी गलत है। हजूर पूछने वाली बात ये है कि आप किसी रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जैसे चाइना में रेवोल्यूशन आया था या रशिया में रेवोल्यूशन मैं आया शऊर की था। बात कर रहा हूँ। रेवोल्यूशन भी आ सकता है, अगर पहले अवाम में ज़हनी और फिक्री इनकलाब आ जाए, हो सकता है वो दूसरे रेवोल्यूशन की तरफ चले जाएं। हम तो पहले लोगों को ज़हनी तौर पर, फिक्री तौर पर बेदार कर रहे हैं, उनके ज़हनों में इनकलाब आएगा तो फिर आएगा इनकलाब। इनकलाब आते हैं मुल्कों में, बड़ी बेहतरी लाते हैं, इनकलाब को बुरे नहीं होते। चीन में इनकलाब आया, तरक्की की, फ्रांस ने इनकलाब आया, तरक्की की, रूस ने इनकलाब के बाद ही तरक्की की, ईरान ने इनकलाब के बाद ही तरक्की की, हर मुल्क ने इनकलाब के बाद ही तरक्की की है। अगर मौजूद तो इनकलाब ना लाता, चीन तरक्की नहीं कर सकता था। तो इनकलाब बुरी बात नहीं है, लेकिन हम इनकलाब की तरफ नहीं जा रहे, हम लोगों को बेदार कर रहे हैं, उनको बाशऊर शहरी बनाना चाहते हैं ताकि बेहतर फैसले कर सकें, बेहतर फैसले कर सकें, उनका मियार जरा अच्छा हो जाए, वो बेहतर हो जाए। जी ये जो लंदन से ताहिर जमील नूरानी साहब, जी बिल्कुल आ रही है। जी मैं जनाब मोहतरम नज़ामी साहब से ज़ाती गुजारिश ये करूँगा कि 2 मिनट हैं मेरे पास, 3 मिनट दौराने गुफ्तगू मैं चूँकि तालब इल्म हूं, उनसे सवाल भी पूछ लूँगा, और जो उन्होंने जागो तहरीक का ये जो खाका पेश किया इसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन भी शामिल है, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स भी शामिल हैं, और उनका 40 साल जो अमली सियासी तजर्बा है मेरे ख्याल में वो भी इसमें शामिल है। पहली बात तो ये है कि ये उन्होंने बड़ा इब्तदाई उन्होंने बड़ी उम्दा की कि हमारे यहाँ निज़ाम ही बरतानवी चल रहा है, जो कि बिल्कुल उन्होंने कोई मेरा ख्याल है कोई वो लगी झपटी नहीं की, कोई छुपाई नहीं की चीज की। सिर्फ निज़ाम ही नहीं, जब से हमने आज़ादी ली है हमारी जमहूरियत भी वेस्टमिनिस्टर से जा रही है ना जी। उसके बाद जब हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब आए और उन्होंने जो निज़ाम अपना बुनियादी जमहूरियत का चलाया वहाँ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बरतानिया से ही गया। तो जिंदगी की हर शय जब हम बरतानिया से ले रहे हैं पिछले 73 बरस से, और अब आके ये को उन्होंने निज़ामी साहब ने कोई ये नहीं कि कोई अचानक कोई अचंभा वाली बात हो गई है। जागो तहरीक मेरा ख्याल है एक इनिशिएटिव दिया उन्होंने कि भाई ये अगर हो सके, लेकिन इसमें ये सिर्फ ये है जो सोचने वाली बात वो है कि जिस निज़ाम की हम बात कर रहे हैं, ये जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स, और आपने बताया कि वो हमारा जस्टिस निज़ाम और उसके बाद कौमी ज़ुबान, और ये चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हैं और चली आ रही हैं पिछले आज़ादी जब से हमने हासिल की है। लेकिन मामला फिर वही है कि वो घंटी वाला आ जाता है कि इसमें कौन, जब भी ये वो हमारे डॉक्टर साहब भी इसमें वो बता रहे थे। तो पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क में, निज़ामी साहब आप ज्यादा बाखबर हैं, आपने इस दश्त में 40 साल गुजारे हैं माशाल्लाह, कॉलम आपके मैं पढ़ता हूँ, तालब इल्म हूँ। सियासी, इक्तिसादी और मुआशी निज़ाम का जो इन्हिसार होता है वो राइज निज़ाम की हदूद व कवायद, उनकी जमहूरी इक़दार, और वो जो कानून की बालादस्ती, और उसके बाद फिर ऑफ शूट हम कर लेते हैं तालीम और सेहत के म्यार पे होता है। अब इसे बदकौमी, बदकिस्मती कह सकते हैं हम कौमी, कि हमारे यहाँ बानी मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जिसका आपने खुद भी जिक्र किया, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनके जो फरामूदात थे और उनकी रुफ़का की जो दी गई कुर्बानियाँ हैं,
हमने अपने तालीमी सिलेबस, कौमी अदारों और अवाम की उमंगों से मुंसलिक तो कर रखा है, मगर 73 बरस गुजरने के बावजूद आज भी उस पर वो हकीकी अमल नहीं हो पाया जो आपने अपने 40 साला अमली सियासी दौर में देखा है। निज़ामों की बात तो दरकिनार, क्या बहसीयत मिन हैसल कौम कभी हमें ये शर्मिंदगी नहीं हुई कि अभी तक हम अपनी कौमी जुबान को हमें शक्ल नहीं दे सके? अभी आपने खुद फरमाया कि अदालत उस्मा का भी फैसला है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा। अब जब आप मुल्क से बाहर होते हैं तो ये चीजें आपको पिन पॉइंट करती हैं। जब कोई गैर पाकिस्तानी आपसे सवाल करता है कि अंग्रेजी में बात ना मुझसे करो, मुझसे अपनी कौमी जुबान में करो, और जब मैं उनसे पूछता हूं तो वो कहता है जी मेरा नाम डॉक्टर मेथड है, मैं पढ़ाता हूं, उर्दू पढ़ाता हूं, मैं हेड ऑफ उर्दू हूं। तो उस वक्त तो हमारी ये तमाम चीजें जो होती हैं वो शर्मिंदगी सी हो जाती है कि जब बच्चों ने इनकी कौमी जुबान ही सीखनी है, वो तो एक जुबान है, कोई बोल सकता है। तो हमारा उसने जो 70 साल या 73 साल जो गुजारे हैं उसमें हमने क्या हासिल किया और क्या नहीं। अच्छा, ये अफसर सूरत हाल भी है कि इस्लामी रियासत के लिए जो जिम्मेदारियां हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने दी थी, ताहनूज वो अंग्रेज निभा रहा है। यानी आप यहाँ इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी तशरीफ लाएं कभी, जो पाकिस्तान के हवाला से, जमहूरियत के हवाला से, समाजियात के हवाला से कोई भी किताब, बल्कि हालिया ये जो काराकोरम है, ये वो मिस्टर क्लाइव ने पिछले हफ्ते में था, आज भी वो जा रहा हूँ हाई कमीशन में, उन्होंने वो लिखी है कि हमारे जो बर्फपोश पहाड़ हैं उसमें क्या है, वो उसमें नहीं, वो बिखर जाएगा मौजू, मैं इसमें वापस ही आता हूँ। तो आज तक हमने वो काम किए नहीं है। ये ठीक है, तरीकें बनाई हैं और उसके आगे बहुत उनको इनलार्ज भी किया है, लेकिन जो कायद-ए-आज़म कह गए थे कि पाकिस्तान वादे वजूद में क्यों आया, मैं यहाँ पूछता हूँ बच्चों से, ये जो बच्चे हैं यहाँ पैदा हुए हैं, नई नस्ल, वो कहते हैं जी आप जाने और आपकी तकरीबात जाने, हमें नहीं पता क्यों बनाया था, हमें तो ये है कि वहाँ ये नजर आता है। तो ये है कि म्यूजिक शो, कवालियाँ, मिली नगमे, टेलीविजन, ये चीजें ठीक है, बड़ा अच्छा है, होना चाहिए, मगर मकासद पाकिस्तान के बारे में कौमी जिम्मेदारी हम पूरी नहीं कर पाए। और मुझे खुशी इस बात की है कि आपने उनका वो बात की भी है इब्तदा में, लेकिन मैं फिर ये अर्ज करूंगा कि बात आपको, मैं इसको समेटूंगा, आपके खुद मुख्तार मुमलिकत इस्लामी के लिए जो भी तरीक चले या जो भी निज़ाम आप बनाना चाहें वो बिल्कुल सर आंखों पे, लेकिन उसे एक तो है कि लीड कौन करेगा, और जो नई नस्ल कल को पाकिस्तान की जिसने बागडोर संभालनी है उसके दिलों में वो पैदा कौन करेगा। अब अरब में मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं और दुनिया भर में मुसलमान है, लेकिन वो आपने वो बर्नार्ड शाह का वो पढ़ा होगा, वो कॉल यकीनन पढ़ा होगा कि वो कहते हैं कि यूरोप में इस्लाम तो देखा, मुसलमान नहीं, और इसी तरह अरब में मुसलमान देखे मगर इस्लाम नहीं। तो ये चीजें हैं जो कुछ हैं जो सवाल पैदा करती हैं। बस मैं इख्तिसारन इतने कह रहा था, बाकी आपकी क्वेश्चन जो है उस पर वो अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। आपका बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, आपने तो मुझे सपोर्ट ही किया है। और एक बात मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करते हुए कहता हूं कि आप ये तारीख के तनादर में भी, ये हम जो तहरीक चला रहे हैं कि ये तारीख के तनादर में भी ये चल रही है। तारीख का एक शऊर होता है जिसका एक इर्तकाई शक्ल होती है। हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने एक मौके पर लोगों को बेदार और बाशऊर किया, अलीगढ़ तहरीक चलाई, उससे तहरीक पाकिस्तान निकली, फिर कायद-ए-आज़म ने लोगों को बेदार बाशऊर किया, अल्लामा इकबाल ने बेदारी और शऊर की तहरीक चलाई, पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। उसके बाद प्रॉब्लम ये आ गई है कि हम चूंकि निज़ाम ही अवाम दुश्मन है, निज़ाम ही मुल्क दुश्मन, बल्कि ये गुलामाना हाकमाना ये निज़ाम है, ये इसकी तरफ बात नहीं। मैं तो इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर साहब जो हमारे शफीक जलंधरी साहब हैं, बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं, ये इस तरह के सेमिनार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि लोग जो हैं वो अपना। तो ये हमारे साथ डॉक्टर खावर कुरैशी साहब जो बहुत ही मशरूफ तरीन डॉक्टर हैं, उन्होंने आपकी तकरीर के लिए वक्त निकाला, उनसे मैं कहूँगा कुछ डॉक्टर खावर कुरैशी साहब। मैं आज की इस शमूलियत को अपने लिए एजाज समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि आज की जो भी गुफ्तगू थी ये आपने हमारे दिल की रगों को छेड़ दिया है। इसमें बहुत सारी गुफ्तगू ऐसी है कि अगर हम उसको तज्जिया करें तो हम कह सकते हैं कि दीज ऑल स्टेप्स जो आपने जो फरमाया है, हम इसको कह सकते हैं कि दीज आर बेस्ट प्रैक्टिसेस
जो भी किस शोबे के मुतल्लिक आपने तजवीज दी है, वो मेरे ख्याल में दीज आर दी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो किसी शोबे में हो सकती हैं। ये आइडियलिज्म है। जी हाँ, बहुत और मैं शुक्रिया। ये आइडियल सिचुएशंस को अमली नाफज करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये स्टैंडर्डाइजेशन जो है, इससे पहले इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेसिक स्टेप्स बड़ी जरूरी है। मुझे आपकी किसी भी बात से कोई इख्तलाफ है ही नहीं, और ना ही कोई इख्तलाफ की जरूरत की जा सकती है। आपकी गुफ्तगू, आपके इरादे, आपकी मिशन स्टेटमेंट्स, आपके जितने गोल्स हैं और आपकी जितनी वैल्यूज हैं, हम वो इंतहाई काबिल कदर हैं, काबिल तकलीद हैं, काबिल तायद हैं। मैं अपने हल्का अहबाब में आपकी मुकम्मल तायद करता हूँ। मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक है कि ये फैसला करने की सलाहियत या फैसला कुन मरहला कौन तय करेगा? ये सारे अमली इकदामात पिछले 72 साल में जो मुख्तलिफ शोबों से आए, ये यकजा होकर जागो तहरीक का एक मंशूर बन गए हैं। तो ये मैं इसकी पूरी हिमायत करता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? मैं जहां तक इस सारी सूरत हाल को समझता हूँ तो मेरी 2 गुजारिशात हैं इस ज़िमन में। पहली गुजारिश ये है कि इसको टॉप डाउन करने की बजाय बॉटम अप किया जाए। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जिस पे हम बहुत ज्यादा गौर नहीं करते, और मैं समझता हूँ कि पिछले इतने 30-32 साल से जो मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ इदारों में मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें मैंने ये देखा कि वो सारी स्ट्रेटजीज जो बॉटम अप होती हैं, अल्टीमेटली वो रिजल्ट देती हैं। ऊपर से नाजल किए गए जो भी कवानीन है, ऊपर से नाजल किया गया जो भी कल्चर है, और ऊपर से नाजल किया गया जो भी मंशूर है, वो अवामी सतह पर काबिल कबूल और काबिल अमल नहीं होता। जहां तक इसमें लोअर लेवल पे, रूट लेवल पे और बॉटम अप स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सोसाइटी के काबिल कदर लोगों को इकट्ठा करके उनको मुतहर्रिक करने की बात है, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मैं इसमें आपके साथ हूँ। दामे दरमे सुख ने जैसे हुक्म करे मैं साथ हूँ, लेकिन अगेन मेरी इधर भी। तो अब जावेद नवाज साहब भी मौजूद हैं। मोहतरम जावेद नवाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख्वाहिश तो पैदाइश के साथ ही शायद शुरू हो गई थी, और मुझे याद है कि 1958 में जब फौजी हमारे स्कूल में दाखिल हुए तो उस वक्त मुझे कोई अच्छा नहीं लगा कि स्कूल में जहाँ तालिब इल्म पढ़ रहे हैं वहाँ ये फौजी क्या करने आ गए हैं। कि 1958 की बात है और मैं 8वीं क्लास का तालिब इल्म था। इस सारे सफ़र में जो क़य्यूम निज़ामी साहब ने बात की है, मैं उसकी 100% नहीं 1000% तायद करता हूँ। ये पाकिस्तान के हर बच्चे, पाकिस्तान के अवाम के दिल की धड़कन है। पाकिस्तान का हर शख्स ये चाहता है, सवाए उन चंद अशराफिया के लोगों के जिनको आप जिनकी गिनती कर सकते हैं। आप 200 के लीजिए, मैं उसे 5 कहता हूँ। किसी भी मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पे हुक्मरान जो है वो अवाम के नुमाइंदा हों, वो बासलाहियत हों और अवाम के सामने जवाबदेह हों। यकीनन क़य्यूम निज़ामी साहब जो स्ट्रक्चर पेश कर रहे हैं उसमें तीनों बातें जो हैं वो मद्देनजर रखी गई होंगी। बाकी उसकी जो जुमला शराइत हैं या जो उनके जुज़वियात हैं उस पर मुख्तलिफ अंदाज में सोचा जा सकता है। कहीं इख्तलाफ भी किया जा सकता है, कहीं तायीद भी की जा सकती है, कहीं इजाफा भी किया जा सकता है। लेकिन मजमूई तौर पे ये बात जो उन्होंने कही है कि पाकिस्तान के निज़ाम को बदलना चाहिए, ये वही बात है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1943 में कही थी। निज़ामी साहब से ज्यादा ये कौन बात याद रखता होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना जलसे में तकरीर करते हुए कायद आज़म ने, जब सब जागीरदार और सरमायादार वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि इस फासिद निज़ाम ने जागीरदारों और सरमायादारों का मिजाज इतना खराब कर दिया है कि वो बुनियादी तौर पे इंसानी कदरों को भूल चुके हैं। वो अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, जबकि लाखों इंसान आज एक वक्त की रोटी के लिए
मजबूर हैं। और कायद ने उस वक्त ये बात कही थी कि अगर पाकिस्तान इन जागीरदारों और सरमायादारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किया जा रहा है तो मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो गोया कायद आज़म भी पाकिस्तान बनने से 4 साल पहले इस निज़ाम को बदलना चाहते थे। जी जी। अब ये है कि हम सब मुत्तफिक हैं इस बात पे कि इस निज़ाम को कैसे बदला जाए। आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस अपॉइंट करें। माफ कीजिए, मुझ पे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकती है कि इस मुल्क के बदतरीन लोग जो हैं, जो सबसे ज्यादा बददियानत है, वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होते हैं। पाकिस्तान की तबाही का आगाज एक चीफ जस्टिस ने किया जिसका नाम आपको याद होगा, जस्टिस मुनीर। उसके बाद जितने भी चीफ जस्टिस आए, शायद कोई एक आध ऐसा हो जिसने मार्शल लॉ को कानूनी हैसियत ना दी हो। शायद ही कोई चीज ऐसा हो जिसने हमें अवाम का साथ दिया हो, उसने हमेशा इक़्तिदार का साथ दिया। आज भी पार्लियामेंट में, आज भी अवाम में एक बहस जारी है वकला और चीफ जस्टिस हजरात के दरमियान कि जज किसको लगाया जाए। हजूर, ये सारा निज़ाम गलत है। आप देखिए कि फौज में एक लेफ्टिनेंट जो है वो अपॉइंट होता है ग्रेड 16 या 17 में। उसके बाद वो तरक्की करके मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल तक बनता है। ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? आप अच्छे जज जो हैं उनको मुकाबले के इम्तिहान में मुंतखब कीजिए, उनको ग्रूम कीजिए, उनके ऊपर तवज्जो दीजिए, उनका मुहासबा कीजिए, उन पर ख्याल रखिए उनका, और उसके बाद उन्हीं में से चीफ जस्टिस बनाइए, उन्हीं में से आप हाई कोर्ट के जज बनाइए, उन्हीं में से आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनाइए। अगर आप पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल और पाकिस्तान के मेजर जनरल उन्हीं नौजवानों में से मुंतखब करते हैं जिनको आपने 18 और 21 साल के दरमियान भर्ती किया होता है, तो ये कानून का महकमा क्यों ऐसा है कि इसमें आप अशराफिया के लोग, जजों के बच्चे, वजीरों के बच्चे लाते हैं और कौम को मुसल्लत कर देते हैं। तब्दीली कयूम निजामी साहब अदलिया से शुरू होगी। जब अदलिया ठीक हो जाती किसी मुल्क की, जब इंसाफ मिलने लग जाता है, तो फिर उसके बाद मामला दुरुस्त होना शुरू होते हैं। मैं बुनियादी तौर पे आपके पूरे प्रोग्राम के साथ मुत्तफिक हूं और उसका दाई भी हूं। उसके लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे बाप दादा ने अंग्रेज की गुलामी में सफर किया और मेरे वालिद ने अंग्रेज की मुलाजमत छोड़ के 1940 में कायद आज़म के साथ अहद किया आज़ादी का, और बाद में पार्लियामेंट के मेंबर भी मुंतखब हुए। मैंने 72 साल पाकिस्तान की अशराफिया की गुलामी में गुजार दी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी इसी अशराफिया की गुलामी में रहें। मैं एक बात नहायत इंकसार से कहूंगा, हमारे यहाँ जो लोग इस वक्त हुक्मरान हैं उनसे इख्तियारात को लेना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है जो अंग्रेज से इख्तियारात को लेना था। आपने जो प्रोग्राम बनाया है वो नहायत साइब है, नहायत काबिल कदर है, लेकिन इसमें आपको वो रोड मैप बनाना पड़ेगा कि ये मंजिल कैसे हासिल होगी। आपको याद रखना चाहिए कि कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाने के लिए भी रेफरेंडम के कानून को मान लिया। 1946 में जो 45 में जो पार्लियामेंट मुंतखब हुई थी उसको कानूनी हैसियत मान ली, और उस रेफरेंडम के जरिए पंजाब में और सिंध में और जहां जहां भी हुकूमत बनी और पाकिस्तान बना। अगर हमने वही तरीका अख्तियार करना है तो फिर इसके लिए आपको 200 साल चाहिए। दूसरा तरीका ईरान का है, दूसरा तरीका और मुल्कों का है जहां इनकलाबात आए। फ्रांस में भी इनकलाब आया, अमेरिका में भी इनकलाब आया, लोग सड़कों पे आए, लोगों ने अपने मुतालबात पेश किए और अवाम मुत्तहिद होके एक काफिला बना के निकले और वो अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब हो गए। आपको फैसला करना होगा कि अगर आप 78 साल की उम्र में और मैं 76 साल की उम्र में ये ख्वाहिश रखते हैं कि इस मुल्क का निज़ाम बदले, तो कम से कम हमें ऐसा कोई लाहे अमल बनाना होगा कि अगले 10 साल में
हम पाकिस्तान में कोई तब्दीली ला सके। पाकिस्तान का निज़ाम या पार्लियामेंट तब्दील करती है या पाकिस्तान का निज़ाम अशराफिया तब्दील करती है। अशराफिया अपने इख्तियारात और अपना इक़्तिदार कभी आवाम को नहीं देगी। लिहाजा आपको अपना निज़ाम बदलने के लिए अवाम की जो कुव्वत है उस पर इन्हिसार करना होगा और उसका तरीक़ेकार वज़े करना होगा। मैं दिलो जान से आपके तमाम प्रोग्राम की न सिर्फ तायीद करता हूँ बल्कि इसके साथ खड़ा हूँ। बहुत और शुक्रिया, मैं- बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया निजामी साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज बड़े क्लैरिटी के साथ, बड़ी वजाहत के साथ, सादा और काबिल फहम अंदाज में सबके सामने रखी। उसमें कोई पेचीदगी हमें महसूस नहीं हुई। जैसे जावेद नवाज साहब ने कहा, नाइला ने कुछ बात की कि कुछ उनको लाए अमल जो है उसके कामयाब होने या उस सिलसिले में मजीद कुछ सोचने की जरूरत महसूस हुई, वो उन्होंने बात कर दी। लेकिन बाकी हर चीज बहुत क्लियर, जैसे जावेद नवाज साहब ने फरमाया, ऐसी कोई बात भी नहीं जिससे कोई भी सुनने वाला मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इत्तेफाक ना करे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वाकई बहुत मैं कीमती तमाम वक्त दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं और जिनकी मैं बात नहीं सुन सका मैं उनसे दिली माजरत भी चाहता हूं, मेरी मजबूरी है। मैं आपको जी। खुदा हाफिज कहता हूं। इंशाल्लाह फिर कभी बहुत- मुलाकात होगी, बहुत फिर नवाज़। बात होगी इंशाल्लाह ताला। बहुत नवाज़, आपका सबका इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा अल्लाह ताला मुलाकात, आपको सलामत और शादाब रखे। आइंदा बहुत आपकी बहुत शिरकत मेहरबानी। से